पूरा शहर रातों रात 9 सेंटीमीटर धंस गया। क्योंकि आज भी पूरे हिमालयन रेंज की हाइट बढ़ती ही जा रही है। ये माउंटेन रेंज हर साल लगभग 4 mm से बढ़ती है और चाइना भी अक्साई चीन में अपनी आर्मी के लिए स्ट्रेटेजिक लोकेशन बनाने के लिए वहां पर डेवलपमेंट करे जा रहा है। कंस्ट्रक्शन करने की परमिशन दे दी और पेड़ों और जंगलों को साफ कर यहाँ पर बिल्डिंग्स और होटल्स बनाने की परमिशन उन्हें मिल गई। एक रिपोर्ट के हिसाब से लद्दाख के लोकल लोग हैं वो एक दिन में लगभग 20 से 25 लीटर पानी ही कंज्यूम करते हैं, लेकिन जो टूरिस्ट आता है वो 75 लीटर से भी ज्यादा वाटर कंज्यूम कर लेता है। हमारे भारत के पहाड़ धीरे धीरे करके मर रहे हैं। वहां पर रहने वाले पेड़ पौधे, जानवर या फिर इंसान या तो खत्म होते जा रहे हैं या तो धीरे धीरे माइग्रेट करते जा रहे हैं। लेकिन ऐसा हो क्यों रहा है? तो आज से लगभग 1.5 साल पहले आपने जोशीमठ के बारे में जरूर सुना होगा और ये भी सुना होगा कि किस तरह से वो पूरा शहर रातों रात 9 सेंटीमीटर धंस गया, लगभग 3.5 इंच जमीन के अंदर सिंक हो गया। तो आखिर ऐसा हुआ क्यों था? तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि व्हाई इंडियन माउंटेन्स आर इन डेंजर। इस वीडियो को मैंने 3 पार्ट में डिवाइड किया है ताकि आप लोगों को समझने में आसानी हो। इंडियन माउंटेन्स में मेजरली नॉर्थ के माउंटेन्स को यंग माउंटेन्स भी कहा जाता है, क्योंकि आज भी पूरे हिमालयन रेंज की हाइट बढ़ती ही जा रही है। ये माउंटेन रेंज हर साल लगभग 4 mm से बढ़ती है और ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि इंडियन टेक्टोनिक प्लेट्स यूरेशियन टेक्टोनिक प्लेट्स से जाके मिलती हैं और इसी वजह से इंडियन टेक्टोनिक प्लेट्स यूरेशियन टेक्टोनिक प्लेट्स के नीचे सिंक करती जा रही हैं और इसी कंप्रेशन की वजह से हिमालयस की हाइट बढ़ती जा रही है। तो इससे हमें ये समझ में आता है कि ये पहाड़ अभी नए हैं और इन्हें अभी कई हजार साल और लगेंगे सेटल होने में। और यहाँ पर अगर कुछ भी अनप्लान्ड कंस्ट्रक्शन किया गया तो यहाँ की जमीन धंस सकती है या फिर हमें अर्थक्वेक से भारी नुकसान भी झेलना पड़ सकता है, जो कि हम पहले भी देख चुके हैं। और यहीं दूसरी तरफ हमें यहाँ पर कंस्ट्रक्शन करना भी बहुत जरूरी है क्योंकि यहाँ पर भारत के कई सारे टूरिस्ट प्लेसेस भी हैं और साथ ही इसी हिमालयन रेंज पर हमारी बॉर्डर भी है जो कि पाकिस्तान, नेपाल और चाइना से लगती है। और पीओके और अक्साई चीन के बारे में तो आपको पता ही होगा कि किस तरह से पाकिस्तान और चाइना अपने अपने कब्जे में ली हुई जमीन पर धड़ल्ले से कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं और डेवलपमेंट कर रहे हैं। जैसे कि पीओके में चाइना और पाकिस्तान मिलकर चाइना के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव CPEC को डेवलप कर रहे हैं और चाइना भी अक्साई चीन में अपनी आर्मी के लिए स्ट्रेटेजिक लोकेशन बनाने के लिए वहां पर डेवलपमेंट करे जा रहा है। और साथ ही चाइना को सेमीकंडक्टर्स का वर्ल्ड लीडर बनना है और इसीलिए चाइना को भारत का यह हिस्सा चाहिए ही चाहिए, क्योंकि एक तो यह हिस्सा मिनरल रिच है और दूसरा सेमीकंडक्टर्स बनाने के लिए हमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मटेरियल है वो है साफ पानी। और अक्साई चीन के एरिया में बड़े बड़े ग्लेशियर्स हैं जो कि साफ पानी का एक मीडियम है। सेमीकंडक्टर्स कैसे बनते हैं ये मैंने अपनी एक शॉर्ट में बताया है, तो आप YouTube पर जाकर एनालिसिस बाय अभिषेक सेमीकंडक्टर सर्च कर लेना, आपको वो मिल जाएगा। राजस्थान के अरावली की पहाड़ियों में कई सालों से इलीगल माइनिंग होती जा रही है। वैसे तो यह माउंटेन रेंज 692 किलोमीटर्स की है जो कि हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली और गुजरात से होकर निकलती है, लेकिन इसका लगभग 80% हिस्सा राजस्थान में ही है। इलीगल माइनिंग के चलते अरावली से लगभग 31 से भी ज्यादा पहाड़ियां गायब हो चुकी हैं। अरावली ही इकलौती ऐसी माउंटेन रेंज है जो दिल्ली, NCR और यूपी के लिए ग्राउंड वाटर रिचार्जर का मेन सपोर्ट सिस्टम है और इन्हीं पहाड़ियों ने थार डेजर्ट को भी रोक रखा है दिल्ली तक पहुंचने से। लेकिन अब इन पहाड़ियों का कुछ हिस्सा गायब हो जाने की वजह से दिल्ली, NCR तक भी कुछ रेतीली तूफानी आंधियां हमें देखने को मिलती हैं। साल 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान सरकार को फटकार लगाई और अवैध खनन रोकने के लिए कहा, लेकिन कुछ नहीं हुआ। उसके 2 महीने बाद चुनाव हुए और सरकार भी बदली, लेकिन उसके बाद भी कोई नतीजा नहीं निकला। 2009 से ही सुप्रीम कोर्ट ने किसी भी सरकारी या प्राइवेट कंपनी को इस पहाड़ी पर कंस्ट्रक्शन करने के लिए सख्त मना किया हुआ है, लेकिन हरियाणा सरकार ने सुप्रीम कोर्ट की बात ना मानकर कुछ बड़ी प्राइवेट कंपनीज को यहाँ पर कंस्ट्रक्शन करने की परमिशन दे दी और पेड़ों और जंगलों को साफ कर यहाँ पर बिल्डिंग्स और होटल्स बनाने की परमिशन उन्हें मिल गई। 2019 में भी सुप्रीम कोर्ट ने इस मैटर पर इंटरवीन किया, लेकिन उसका भी कोई नतीजा नहीं निकला। कहना गलत नहीं होगा कि जिनके पास अरावली को प्रोटेक्ट करने की जिम्मेदारी है वही लोग करप्शन के चलते अरावली के फ्यूचर बल्कि भारत के फ्यूचर को नुकसान पहुंचाने में लगे हुए हैं। और ऐसी ही सेम कहानी हमारे ईस्टर्न घाट्स और वेस्टर्न घाट्स की पहाड़ियों की भी है और ये बात तो आपको वायनाड की लैंडस्लाइड्स वाले इंसिडेंट से पता चल ही गया होगा।
हिली रीजन के लोकल लोगों के लिए टूरिज्म एक लाइफलाइन की तरह है। यहाँ पर ज्यादा इंडस्ट्रीज तो आती नहीं है कि उनसे पैसा जनरेट हो, या फिर यहाँ पर ज्यादा फैक्ट्रीज होती नहीं है, तो इसीलिए टूरिज्म काफी अच्छी खासी इकोनॉमी को सपोर्ट करता है। फॉर एग्जांपल जम्मू कश्मीर की बात करें तो 50 to 60% पॉपुलेशन डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इस सेक्टर से जुड़े हुए हैं और सिर्फ टूरिज्म से ही इनकी जीडीपी का 15% कंट्रीब्यूशन होता है। सिमिलरली हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में भी देखा जाए तो इनकी जीडीपी का 7% और 4% टूरिज्म से ही आता है। ये नंबर्स भले ही आपको परसेंटेज में कम लग रहे होंगे, लेकिन एब्सोल्यूट फिगर्स में ये 12 से 13 हजार करोड़ बन जाते हैं और इन्हीं एरियाज में हर साल अप्रोक्सीमेटली 10 करोड़ से भी ज्यादा टूरिस्ट आते हैं और अगले कुछ ही सालों में ये आंकड़ा 25 करोड़ को भी पार कर जाएगा। और इतने बड़े मार्केट में सबको अपना हिस्सा तो चाहिए ही सही, तो इसीलिए यहाँ पर धड़ल्ले से जंगल्स को काटा जाता है और होटल्स और होम स्टेज बनाए जाते हैं। अब टूरिस्ट अपनी शोर भरी लाइफ को थोड़ा शांत करने के लिए वीकेंड्स या हॉलिडेज पर यहाँ पर छुट्टी मनाने जरूर आते हैं, लेकिन वो खूब सारा कचरा कूड़ा फैलाकर चले जाते हैं। हिमालयन रीजन में टूरिस्ट लगभग हर साल 8 मिलियन टन कचरा जनरेट करते हैं, जिससे यहाँ के हवा, पानी, मिट्टी ये सब कुछ एक साथ पॉल्यूट हो जाता है और यहाँ की वाइल्ड लाइफ हैबिटेट को भी काफी ज्यादा नुकसान झेलना पड़ता है। आप कितने भी डेंस फॉरेस्ट के अंदर चले जाओ, वहां पर ट्रैक कर लो, वहां आपको जानवर दिखे ना दिखे, चारों तरफ चिप्स के पैकेट, बिस्लरी की बोतल या फिर बियर के कैन जरूर दिखेंगे। नेचर का इम्बैलेंस ऐसा शुरू हुआ है कि जो सीनिक व्यू लोग पहाड़ों में देखने जाते हैं, उल्टा उन्हीं के कामों की वजह से वो सुंदरता अब गायब होती जा रही है। यहाँ पहाड़ों में लोग वाटरफॉल्स को तो देखने जरूर जाते हैं, लेकिन आयरनिकल बात यह है कि हिमालयन रीजन की 50% वाटरफॉल्स अब सूख चुके हैं। पहाड़ों में जो पेड़ काटे जा रहे हैं, ये सबसे बड़ा कारण है इन्हीं वाटरफॉल के सूखने का। और तो और यही पेड़ ग्राउंड वाटर को रिचार्ज भी करते हैं, साथ ही फ्लडिंग को भी रोकते हैं और यहाँ के लोकल लोगों के लिए यही पानी उनकी वाटर नीड्स को भी फुलफिल करता है। चलो ये तो छोटी फॉरेस्ट रिवर्स और वाटरफॉल्स की बात है, लेकिन जो बड़ी रिवर्स होती है हम उन्हें कहते हैं ग्लेशियर रिवर्स, जो कि हिमालयन ग्लेशियर से निकलती हैं। ये ग्लेशियर्स इतने बड़े हैं कि इन्हें पूरी दुनिया में वाटर टावर के नाम से भी जाना जाता है। क्लाइमेट चेंज की वजह से कुछ ही 100 सालों में इनका 75% पानी अब खत्म हो जाएगा और इस प्रोसेस को तेज करने में लोगों ने भी कुछ कमी नहीं छोड़ी है। एक रिपोर्ट के हिसाब से लद्दाख के लोकल लोग हैं वो एक दिन में लगभग 20 से 25 लीटर पानी ही कंज्यूम करते हैं, लेकिन जो टूरिस्ट आता है वो 75 लीटर से भी ज्यादा वाटर कंज्यूम कर लेता है, ऑलमोस्ट 4 गुना ज्यादा। ऐसा इसलिए क्योंकि टूरिस्ट वहाँ की लोकल इकोलॉजी और स्ट्रगल को नहीं समझ पाता है और वो इसके बारे में सेंसिटिव भी नहीं होता। वो सोचता है कि यहाँ हम आए हैं और पैसे दिए हैं तो हम इसे पूरा वसूल करके जाएंगे। और यहाँ पर ये सारा पानी इन्हीं ग्लेशियर से आता है और टूरिस्ट के ओवर कंजम्पशन की वजह से लोकल्स को यहाँ पर पानी की कमी झेलनी पड़ती है। जंगल कट रहे हैं और लोग बाग शिकायत कर रहे हैं कि टाइगर्स हमारे घर में क्यों घुसे आ रहे हैं। टूरिज्म बहुत इंपॉर्टेंट चीज है लोकल इकोनॉमी के लिए, लेकिन इररिस्पॉन्सिबल टूरिज्म से वही लोकल इकोनॉमी के साथ साथ लोकल इकोलॉजी को भी भारी नुकसान उठाना पड़ता है। अगर आपको मेरी इस वीडियो से कुछ नया सीखने को मिला हो या फिर कुछ भी नया पता चला हो तो प्लीज एक लाइक जरूर करना और सब्सक्राइब कर देना मेरे इस चैनल को। इंस्टाग्राम पर भी मुझे @theअभिषेक फॉलो कर लेना और कमेंट सेक्शन में जरूर बता देना कि हम हमारे पहाड़ों को कैसे बचा सकते हैं। और अगर आपको जानना है कि क्यों ह्यूमंस की वजह से अर्थ का टेम्परेचर लगातार बढ़ता जा रहा है तो आप मेरी ये वाली वीडियो जरूर चेकआउट करना। तो अब अपन मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।